बात बहुत ही पुरानी है। एक कस्बे की एक सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। वो नौजवान किसी दूर दराज के गांव से सफर करता हुआ आ रहा था। अभी उसने आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में रात पड़ गई। उस कस्बे की छोटी सी सराय में वो ठहरा हुआ था। उसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। भाग्य की बात है कि वो बूढ़ा आदमी भी उसी गांव में जा रहा था जहां उस नौजवान ने जाना था। उस जमाने में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर लंबे लंबे सफर तय कर लिया करते थे। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को मालूम हुआ कि वो नौजवान भी उसी गांव में जा रहा है जहां बूढ़े ने खुद भी जाना है। वो नौजवान उस गांव में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं भी चांदनगर का रहने वाला हूँ। तुम वहाँ किसके घर जा रहे हो? जी मैं चांदनगर में जीवन लाल के घर जा रहा हूँ। बूढ़ा बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, बेटा सफर तो अभी बहुत ही लंबा है और हम दोनों को सफर भी पैदल ही तय करना है। क्यों ना हम दोनों ये सफर एक साथ तय करें। नौजवान भी ये बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो रात उन्होंने सराय में गुजारी और फिर सुबह अपने सफर पर एक साथ निकल पड़े। सफर पर चलने से पहले नौजवान बोला, बाबा मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक पड़ा। क्या बात है बेटा? अगर आप मेरे साथ साथ सफर करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, कैसी शर्त नौजवान? नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, सफर के दौरान मैं जो कुछ भी करूं आप उसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही उस बात पर कोई बहस करेंगे। बूढ़ा इस बात पर बड़ा ही हैरान था, मगर कुछ क्षणों के लिए चुप रहकर वो बोला, ठीक है भाई, मगर कुछ नहीं बाबा। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगा। बूढ़ा आदमी मान गया। वो दोनों पैदल निकल पड़े। सफर करते करते दोपहर हो चुकी थी। दोनों को सफर करते हुए थकान सी महसूस होने लगी और दोनों ने फैसला किया कि सफर की थकावट को दूर करने के लिए किसी घने पेड़ की छाया में बैठा जाए। उन्होंने एक घना पेड़ ढूंढा और उसके नीचे बैठ गए। दोनों को भूख भी जोरों से लगी थी। उन्होंने अपना अपना खाना निकाला। बूढ़े ने कहा, चलो भाई भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करें। बाबा जरा ठहरो। अरे क्या हुआ? नौजवान बोला, ठहरिए तो। ये कहकर नौजवान ने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और खोलकर अपने ऊपर कर ली और खाना खाने लगा। बूढ़ा हैरान परेशान उस नौजवान को देख रहा था कि ये कैसा बेवकूफ इंसान है। हम लोग एक छायादार और घने पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल इंसान ने छतरी खोल रखी है। बूढ़ा उससे पूछना चाहता था कि भाई हम तो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर तुमने ये छतरी क्यों खोली? कि अचानक उसे नौजवान की वो शर्त याद आ गई, मगर उससे रहा ना गया और उसने मुंह खोल ही दिया। अरे बेटे, हम तो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी किस लिए? नौजवान ने बूढ़े की तरफ देखकर कहा, बाबा आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान मैं जो कुछ भी करूं मगर आप मुझसे कोई सवाल ना पूछेंगे। आपने शर्त तोड़ दी है, इसीलिए हम साथ साथ नहीं जाएंगे। बूढ़े ने नौजवान को नाराज होते देखा तो फौरन बोला, अरे अरे बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। तुम बेशक इस बात का जवाब मुझे मत दो, मगर मैं वादा करता हूँ कि अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। जब खाना खत्म हो गया तो नौजवान ने छतरी बंद कर ली और अपने सामान में वापस रख ली। फिर कुछ देर उसी पेड़ के नीचे आराम किया। वो दोबारा अपने सफर पर चल पड़े थे। पैदल चलते चलते शाम हो गई। रात का अंधेरा छाने लगा और रात के समय रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा था। इसीलिए दोनों ने सफर को रोककर
रात वहीं जंगल में गुजारने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी चल चल कर थकान से निढाल हो चुका था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, नौजवान, तुम भी यहीं पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ जाओ, यहीं कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं। मगर नौजवान ने कहा, बूढ़े बाबा, ऐसे नहीं। बूढ़े ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर कैसे बेटा? हमें कोई पेड़ तलाश करना होगा जिसकी मोटी टहनी पर दोनों लेट जाएं। टहनी इतनी चौड़ी हो जो हम दोनों का वजन उठा सके, तभी हम दोनों रात आराम से गुजार सकते हैं। बूढ़ा बड़ा ही हैरान हुआ। वो इसका कारण पूछना चाहता था, मगर शर्त याद करके वो चुप हो गया। इतने में नौजवान ने एक बड़ी टहनी वाला पेड़ ढूंढ निकाला। बूढ़ा आदमी मन ही मन में नौजवान को कोस रहा था कि ये कैसा बेवकूफ आदमी है। हम कोई बंदर हैं जो पेड़ों पर चढ़कर रात गुजारेंगे। मगर वो खामोश रहा। नौजवान ने एक मजबूत और चौड़ी टहनियों वाला पेड़ ढूंढ ही निकाला। फिर बूढ़े से बोला, चलो बाबा, इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बूढ़ा तुनक कर बोला, अरे भाई नौजवान, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो जवान आदमी हो, ताकतवर हो, तुम तो आराम से इस पेड़ पर चढ़ जाओगे। मगर मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, मेरे लिए इस पेड़ पर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं आपकी मदद करूंगा। अरे भाई, क्या जरूरत है कि हम इस पेड़ पर चढ़कर रात गुजारें? तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं नीचे ही रात गुजार लेता हूँ। बाबा, आपने इसी शर्त पर मुझे अपना हमसफर बनाया था कि आप मेरी किसी बात के जवाब में मुझसे बहस नहीं करोगे और ना ही कोई सवाल करोगे। चलिए, मैं पेड़ पर चढ़ने में आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़ा समझ गया कि ये नौजवान बड़ा ही जिद्दी है। ना चाहते हुए भी बूढ़े को उसकी बात माननी ही पड़ी और जैसे तैसे दोनों पेड़ की एक मोटी और मजबूत टहनी पर चढ़कर बैठ गए। रात गहरी हुई और फिर सुबह का उजाला हुआ। नौजवान पहले ही जाग गया। उसने बूढ़े को जगाया। दोनों पेड़ से नीचे उतरे। नीचे उतरकर दोनों ने कल की बासी रोटी खाई और फिर अपने आगे के सफर पर चल पड़े। बहुत देर तक वो चलते रहे। चलते चलते उन्होंने देखा कि सामने एक नदी बह रही थी। नदी में पानी बहुत ही कम था, इसीलिए इसे पैदल चलकर भी पार किया जा सकता था। नौजवान ने कहा, चलिए बाबा, अब हमें इस नदी को पैदल ही पार करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई पुल नहीं है। ठीक है, चलो, मैं तैयार हूँ। पहले नौजवान ने आगे कदम बढ़ाए। उसी दौरान बूढ़े ने अपने दोनों जूते उतारे और बगलों में दबा लिए और फिर नौजवान के पीछे पीछे चल पड़ा। नौजवान अपने नए जूते समेत ही नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरानी से देखने लगा, अरे ये कैसा मूर्ख नौजवान है, अपने नए जूते पानी में भिगोकर खराब कर देगा। उसने शर्त के मुताबिक कोई सवाल ना किया, मगर मन ही मन में उसे ये दुख था, ऐसे बेवकूफ से उसका पाला पड़ गया है। नदी पार करके दोनों आगे बढ़े। बूढ़े ने वापस अपने जूते पहन लिए। नौजवान गीले जूतों में ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे जूतों के खराब होने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चलते चलते वो आगे बढ़ते गए और अब वो अपने गांव के नजदीक पहुंच चुके थे। दोपहर हो गई। बूढ़ा थक रहा था, परंतु नौजवान तेज कदमों के साथ आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, जरा जल्दी कदम उठाइए, हमारा सफर अब खत्म ही होने वाला है। कुछ ही देर में वो अपने गांव में पहुंच गए। बूढ़े ने कहा, चलो नौजवान, मेरे घर पर चलो। मेरे घर पर मेरी बेटी है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आज तुम मेरे यहाँ पर मेहमान बनो और चलकर मेरे साथ खाना खाओ। बूढ़े ने ये बात केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए कही थी। नौजवान बोला, बाबा, आज के लिए मुझे माफ कीजिए। मुझे अपने रिश्तेदार से जल्द मिलना है। मैं उसके घर पर भी नहीं ठहरूंगा। अगर रात को रुकना भी पड़ा तो किसी छोटी मोटी सराय में ठहरूंगा। बूढ़ा तो पहले ही मन उस नौजवान की हरकतों पर गुस्सा हो चुका था। कहने लगा,
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो दोनों अब अपने अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। तो नौजवान ने बूढ़े से कहा, बाबा जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाइए। वो क्या? जब आप घर में दाखिल हों तो दरवाजा खटखटा कर जाइएगा और जरा सा खांस दीजिएगा ताकि घर वालों को आपके आने का पता चल जाए। बूढ़े ने कहा, ठीक है भाई, तुम ठहरे अक्लमंद, और मैंने तुम्हारी बात अपने पल्ले बांध ली है। बूढ़ा मन ही मन में हंसने लगा, कैसा अजीब आदमी है। मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ। अपने घर जाने के लिए मुझे दरवाजे पर दस्तक देने की या खांसने की क्या जरूरत है। खैर, वो जल्द से जल्द अपने घर की तरफ चल पड़ा। चलता चलता बूढ़ा जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक उसे नौजवान की बात याद आ गई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक देना और फिर खांस लेना। बूढ़े के घर पर उसकी बेटी सुलोचना अकेली ही रहती थी। बूढ़े को नौजवान की बात याद आई। वो मुस्कुराया, फिर ना जाने क्या सोचकर उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर खांसने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। उसकी बेटी सुलोचना ने दरवाजा खोला था। अरे बेटी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? पिताजी, मैं गुसल खाने में नहा रही थी। आपने दस्तक दी और खांसी की, तब मुझे पता चला कि आप आए हैं। बेटी, आज तो पहले से ही दिमाग खराब है। क्यों पिताजी, आज ऐसा क्या हुआ? अरे बेटा, क्या बताऊं, एक अजीब पागल किस्म का आदमी मिल गया था और मेरा हमसफर बन गया। फिर बूढ़े ने अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक उस नौजवान का सारा किस्सा कह सुनाया। बूढ़े की बेटी सुलोचना बड़ी ही अक्लमंद और होशियार लड़की थी। अपने पिता की सारी बात सुनकर वो बोली, अब वो नौजवान कहाँ पर है? वो अपने किसी रिश्तेदार के घर पर गया है। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, पिताजी, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसा और कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, तुम कहो तो मैं बुरा क्यों मानूंगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही अक्लमंद हो। सुलोचना ने कहा, पिताजी, वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, बल्कि बहुत ही अक्लमंद और समझदार नौजवान था। समझदार और अक्लमंद? बूढ़े ने हैरान होते हुए कहा। तब सुलोचना बोली, पिताजी, सबसे पहली बात आपने ये कही कि आप दोनों जब सफर करते हुए दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे और वहीं आपने दोपहर का खाना शुरू कर दिया, तब उस नौजवान ने पेड़ की घनी छाया होने के बावजूद भी वहां छतरी खोल ली थी। हाँ बेटा, ये बेवकूफी की बात ही तो है। ये बेवकूफी नहीं बल्कि अक्लमंदी की बात है। आप पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे और आपको तो मालूम है कि पेड़ के ऊपर कई तरह की चिड़िया और पक्षी रहते हैं। अगर कोई पक्षी अपनी बीट की गंदगी आपके खाने पर गिरा देता तो आपका खाना बर्बाद हो जाता या आपके कपड़े खराब हो जाते। उस नौजवान ने इसीलिए खाना खाते वक्त छतरी खोल रखी थी। उसकी बात सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया और बोला, हाँ बेटी, तुमने बात तो बहुत ही पते की है, मगर बेटी देखो ना, हम पेड़ के नीचे बैठकर भी रात गुजार सकते थे, मगर मुझ जैसे बूढ़े आदमी को उस बेवकूफ पागल आदमी ने बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ा दिया। बेटी बोली, पिताजी, मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार है। आपको मालूम है कि आप जंगल के बीचों बीच सफर कर रहे थे। वहां रात के समय खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। अगर आप जमीन पर पड़कर सो रहे होते तो रात के वक्त सोते हुए कोई भी जानवर आप पर हमला कर सकता था और आपको जान से मार सकता था। इसीलिए उस नौजवान ने अक्लमंदी की और रात को पेड़ पर चढ़कर रात गुजारी। बूढ़ा ये बात सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, मगर बेटी, ये बात तो तुमको भी माननी ही पड़ेगी कि उस जैसा बेवकूफ इंसान मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा। उसने नए जूते पानी में डालकर खराब कर दिए। अब बेटा, इस बात को तो तुम अक्लमंदी नहीं कह सकती। लड़की कहने लगी, पिताजी, ये भी अक्लमंदी की बात है,
नए जूते इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं होते। आपको तो मालूम है कि पानी के अंदर कई तरह के सांप और कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर आपके पांव पर कोई सांप या बिच्छू डस लेता तो फिर क्या होता। इसीलिए उस नौजवान ने नदी पार करते हुए अपने जूते उतारे नहीं थे। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की बात सुनकर सोच में पड़ गया और कहने लगा, सच में वो नौजवान तो बहुत ही समझ वाला था। सुलोचना कहने लगी, जी हाँ पिताजी, आप उस नौजवान को अपने घर खाने के लिए दावत पर बुलाइए। लेकिन बेटी, मुझे क्या मालूम कि वो अब भी जीवन लाल के घर पर है या वापस चला गया है। पिताजी, उसने आपसे कहा था कि वो रात को सराय में ठहरेगा। आप सुबह सराय में जाकर उसे दावत के लिए बुला लें। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी सुलोचना की बुद्धिमानी देखकर खुश था, वो बोला, जरूर बेटा, मैं सुबह ही उससे मिलूंगा। मेरा ख्याल है कि रात की दावत ठीक रहेगी। अगली सुबह बूढ़ा सराय की तरफ चल पड़ा। उस गांव में एक ही छोटी सी सराय थी और बूढ़े को उस नौजवान को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। नौजवान अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने को तैयार हो रहा था। बूढ़े को देखकर नौजवान बड़ा ही खुश हुआ और फिर बूढ़े ने उसे रात की दावत पर बुलाया। नौजवान ने उसे धन्यवाद कहकर टालना चाहा, मगर बूढ़ा बोला, बेटा, ये मेरी नहीं, मेरी बेटी की इच्छा है। बेशक तुम खाना खाकर रात को सराय में वापस आकर ठहर जाना। नौजवान को बूढ़े का दिल रखने के लिए दावत मंजूर करनी पड़ी। बूढ़ा खुशी खुशी वापस अपने घर आया और अपनी बेटी सुलोचना को सारी बात बताई। बेटी ने शाम के वक्त खाने के लिए बेहतरीन व्यंजन बनाए। रात के समय जब वो नौजवान खाना खाने पहुंचा तो उसकी अच्छी खातिरदारी की गई। बूढ़े ने गौर किया कि उसकी बेटी सुलोचना नौजवान को पसंद करने लगी थी और वो नौजवान भी सुलोचना को पसंद कर रहा था। तब बूढ़े ने नौजवान के सामने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। सुलोचना शर्मा कर दूसरे कमरे में चली गई। नौजवान ने कहा कि उसे सुलोचना पसंद है। वो 2 दिन के बाद अपने माता पिता के साथ आएगा और शादी की बात पक्की करेगा। और 2 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। इसके बाद कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और वो दोनों एक खुशनुमा जीवन बिताने लगे।